आपका इंडिया न्यूज में वक्त सुपरफास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी तकनीक से बना सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस कोलकाता देश को समर्पित कर दिया है। मुंबई के नेवल बेस पर आईएनएस कोलकाता को पीएम के हाथों से नौसेना को सौंपा गया। इस मौके पर पीएम ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। पीएम ने कहा कि इस तरह से भारत अपनी शक्ति को इतना आगे ले जाना चाहता है कि कोई भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। एक बार सामर्थ्य की अनुभूति हो, कभी कोई भारत की तरफ आंख ऊंची कर करके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। पीएम ने नेवल डॉकयार्ड पर आयोजित खास समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस युग में बाहुबल से ही काम नहीं चलता, आज बुद्धि बल का ज्यादा महत्व है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में बाहुबल के साथ रक्षा के क्षेत्र में बुद्धि बल का महात्म्य बहुत बढ़ गया है। ये आईएनएस कोलकाता भारत के बुद्धि बल का भी परिचायक है। पीएम ने कहा कि आईएनएस कोलकाता के जरिए हम सारी दुनिया को अपने बुद्धिबल का परिचय करा रहे हैं, भारत की निर्माण क्षमता का परिचय दिला रहे हैं। आईएनएस कोलकाता राष्ट्र को समर्पित करते हैं उसी पल हम विश्व को भारत की इस बुद्धि धन का परिचय भी दिला रहे हैं। भारत की को समर्पित करते हैं उसी पल हम विश्व को भारत की इस बुद्धि धन का परिचय भी दिला रहे हैं। भारत की निर्माण क्षमता का भी परिचय दिला रहे हैं। पीएम ने आईएनएस कोलकाता को समुद्री कारोबार के लिए भी कारगर बताया। उन्होंने कहा कि व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री सीमा की रक्षा बेहद जरूरी है। विश्व व्यापार के लिए भी सामुद्रिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बनी है। ये आईएनएस कोलकाता एक प्रकार से समुद्री में तैरता हुआ कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा आधुनिक से आधुनिक संपुट है। नेवल डॉकयार्ड पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। साथ ही महाराष्ट्र के गवर्नर के शंकर नारायणन और सीएम पृथ्वीराज चौहान भी इस मौके पर मौजूद रहे। इससे पहले रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नेवल बेस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आईएनएस कोलकाता देश के लिए गर्व की बात है। इससे नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। मोदी के पहुंचने के बाद सबसे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आरके धवन का संबोधन हुआ। आरके धवन ने कहा कि हमारी नेवी एक बहुआयामी ताकत है, हम किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह करीब 9:30 बजे मुंबई पहुंचे। नेवल बेस पर सुबह 9:52 पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी धीरे धीरे मुआयना करते हुए आगे बढ़े। इसी साल इससे पहले नरेंद्र मोदी ने एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रमादित्य देश को समर्पित किया था और आज आईएनएस कोलकाता देश को दे दिया गया। आईएनएस कोलकाता घरेलू तकनीक से बना हुआ देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है। आईएनएस कोलकाता का निर्माण सितंबर 2003 में शुरू हुआ था। ये अपनी कैटेगरी का पहला पोत है। 68 टन वजन वाले आईएनएस कोलकाता को मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया, जबकि इसका डिजाइन नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया। इस श्रेणी के 3 पोत बनाने की योजना है, बाकी 2 पोत कोच्चि और चेन्नई होंगे। आईएनएस कोलकाता में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां लगाई गई हैं, जिसमें पनडुब्बी रोधी प्रौद्योगिकी शामिल है। इस युद्धपोत का निर्माण प्रोजेक्ट 15 अल्फा के तहत किया गया है। इसमें लगे ज्यादातर हथियार और सेंसर घरेलू तकनीक से बनाए गए हैं। आईएनएस कोलकाता ब्रह्मोस मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, सोनार हमजा, EWS और AK-360 बंदूकों से लैस है। आईएनएस कोलकाता देश को सौंपने के बाद पीएम मोदी ने नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट के विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना का शिलान्यास किया। बंदरगाह आधारित ये मल्टी प्रोडक्ट सेज परियोजना 4000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट की यह विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना 277 हेक्टेयर में होगी। इसे 3 साल में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के विकास से 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
इसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के शोलापुर जाएंगे, जहां पर वो 4 लेन पुणे शोलापुर हाईवे का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 765 किलोवाट के पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शोलापुर में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की तारीखों का ऐलान हो गया है और 31 अगस्त से 3 सितंबर तक जापान के दौरे पर आएंगे, जहां वो जापान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश जानलेवा साबित हो रही है। देहरादून में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन से 7 लोगों की मौत हो गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। भूस्खलन से जमीन धंसी और 2 घर जमींदोज हो गए। भूस्खलन के बाद रेस्क्यू का काम जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू के काम में दिक्कत हो रही है। उधर मसूरी में भी कई इलाकों में हो रहे भूस्खलन से लोग दहशत में हैं। भूस्खलन से कई घर जमींदोज हो गए हैं। भारी बारिश से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। टिहरी जिले में भी भारी बारिश का कहर जारी है। भूस्खलन से कई इलाकों की सड़कें टूट गई हैं। ऋषिकेश चंबा हाईवे टूटने से करीब 600 लोग अलग अलग जगह फंस गए। इससे पहले शुक्रवार को देहरादून में हुई भारी बारिश के बाद जेतनवाला गांव में बादल फटने की घटना हुई, जिससे बड़ी मात्रा में पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ गिरा। बारिश और बादल फटने से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। इससे तटीय इलाकों में तेजी से हो रही कटान से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जेतनवाला गांव में बादल फटने से भारी मात्रा में पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिरकर सड़कों पर आ गए। कई जगह तो इन बोल्डर के चलते रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। गनीमत यह रही कि बादल फटने की घटना में किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। देहरादून में शुक्रवार को भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया। देहरादून के मालदेवता इलाके में सौंग नदी में भारी उफान आ गया। नदी का पानी सड़क के बिल्कुल साथ साथ बह रहा है, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो गया है। देहरादून में सौंग नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया कि पानी पुल से कुछ ही फीट नीचे रह गया। लगातार होती बारिश के चलते जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। किसी अनहोनी की आशंका से प्रशासन चौकन्ना है। उधर पौड़ी में शुक्रवार को आई आपदा के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद हुए भूस्खलन और बादल फटने की घटना से उत्तराखंड में 8 अलग अलग जगहों में हादसे हुए हैं, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई है। कई लोग लापता हैं। पौड़ी में बादल फटने से 17 लोगों की मौत हो गई। कई घर पलक झपकते ही मलबे में बदल गए। कई लोगों की हालत गंभीर है। बहुत सारे लोग अब भी लापता हैं। पौड़ी के एक गांव में बादल फटने से 250 लोग अलग अलग रास्तों में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से एक मोटर पुल और एक झूला पुल भी बह गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड के ऋषिकेश में हालात भयावह होते जा रहे हैं। बारिश के चलते गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया, जिससे गंगा किनारे बने सारे घाट डूब गए और अब पानी तटीय इलाकों की बस्तियों में घुस गया है। ऋषिकेश में उफनती गंगा ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। नदी किनारे बने कई मकान नहरों की चपेट में आकर गिरना शुरू हो गए हैं और कई गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। गंगा का पानी किनारे बसे घरों की जमीन तेजी से काट रहा है, जिससे इन घरों में रहने वाले लोग पलायन कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। रुड़की इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से हजारों बीघे में लगी गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में अलर्ट जारी करवा दिया गया। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में हुए लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। सड़कों पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है, जिससे कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोगों को ऊंची चढ़ाई चढ़कर दूसरी दूरी काफी तय करनी पड़ रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से यूपी के बहराइच में कई इलाके जलमग्न हो गए। गिरजा बैराज पर पानी का दबाव बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन की ओर से बाढ़ राहत के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम पूरी तरह फेल हो चुका है। बहराइच के कई इलाकों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। बैराज से लगातार छूट रहे पानी से सड़कें लबालब भर चुकी हैं। रास्ते का पता नहीं चल रहा है। बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर लोग सफर करने को मजबूर हैं। उधर बिजनौर में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। पानी भरने से बिजनौर हरिद्वार हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के नालंदा में बाढ़ के चलते तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। शहर में घुसे बाढ़ के पानी के चलते एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। इस मकान के गिरने की लाइव तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई। बिहार के मधुबनी में दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कमला बलान और भूती बलान नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कमला नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से करीब 3 फीट ऊपर बह रही है।
बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश ने राजधानी पटना के लोगों के भी होश उड़ा दिए हैं। पटना के पौष इलाकों में जल भराव ने ट्रैफिक का बुरा हाल कर दिया है। सड़कें तालाब बनी हुई हैं और लोगों को आने जाने में मुश्किलें आ रही हैं। पटना के पौष इलाकों में शुमार श्री कृष्णापुरी इलाके में सड़कों पर भरे पानी से बाइक और कार सवारों के परेशानियां हो रही हैं। गाड़ियां बीच रास्ते में खराब हो रही हैं और हर समय किसी बड़े हादसे की आशंका से लोग परेशान हैं। बारिश के चलते पटना के एक नहीं लगभग हर इलाके का जल भराव से बुरा हाल हो गया है। नदियों में चलने वाली नाव पटना की सड़कों पर चलती नजर आ रही है। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है। राजधानी में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली के नारायणा में दो कारों में टक्कर हो गई। नारायणा फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने एक i20 कार को टक्कर मार दी। दरअसल i20 से टकराने के बाद स्विफ्ट कार पलट गई, जिसके चलते उसमें सवार शख्स को चोटें आई। हादसे के बाद फ्लाईओवर पर लंबा जाम भी लग गया। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में पतंगबाजी को लेकर दो दोस्तों के बीच चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। 19 साल का सचिन और राहुल 15 अगस्त पर पतंगबाजी कर रहे थे। इसके बाद दोनों पार्क चले गए। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 300 रुपए को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया, जिसमें सचिन की मौत हो गई। जिले में बीती रात बेखौफ बदमाशों का कहर एक प्रॉपर्टी डीलर पर बरपा। शाहदरा इलाके के हर्ष चौधरी नाम के प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब 26 साल का हर्ष अपने दफ्तर के बाहर बैठा था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए, जबकि लोगों का कहना है कि पास में ही पीसीआर वैन खड़ी थी, लेकिन वारदात के बाद वो मौके पर नहीं पहुंची। मुंबई सिटी थाने में घर की सजावट को लेकर मकान मालिक और किराएदार में हंगामा इस कदर बढ़ा कि फायरिंग की नौबत आ गई। मुंब्रा इलाके में हुई इस घटना में एक लड़की समेत 4 लोग घायल हो गए। किराए पर रहने वाला परिवार बिना सोसाइटी की इजाजत के घर पर सजावट कर रहा था। इसी बात को लेकर सोसाइटी के लोग भड़क गए। मकान मालिक ने भी आकर किराएदार से झगड़ा शुरू कर दिया और हवा में गोली चला दी, जो कि लड़की को लग गई। इलाहाबाद में रुई के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम नूरुल्ला रोड पर है। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों को उस पर काबू पाने में पसीने छूट गए। रुई के जिस गोदाम में आग लगी वो व्यस्त इलाके में बना हुआ है। ऐसे में आग फैलने के डर से लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग को वक्त रहते काबू कर लिया गया। दिल्ली में आप विधायक राजेश गर्ग और बीजेपी पार्षद शोभा विजेंद्र एक दूसरे से उलझ गए। दरअसल शोभा ने शुक्रवार के दिन धार्मिक कार्यक्रम के लिए सामुदायिक भवन बुक कराया था। इसी दिन आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने भी इसे ई रिक्शा चालकों के साथ मीटिंग के लिए बुक करा रखा था। समुदाय केंद्र खाली न होता देख राजेश गर्ग ने नगर निगम के अधिकारी को बंधक बना लिया। बात इतनी बिगड़ गई कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर तेलंगाना के करीमनगर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वाईएसआर कांग्रेस के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान पार्टी की एक महिला नेता का गुस्सा सामने आया। महिला नेता इस कदर भड़की कि उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष की चप्पलों से पिटाई कर दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चप्पल कांड करने वाली ये महिला नेता वाईएसआर कांग्रेस की करीमनगर महिला विंग की अध्यक्ष सुशीला है। हालांकि अंदर खाने की खबर यह भी है कि जी सुशीला और भास्कर रेड्डी के बीच पुरानी सियासी अदावत है। सुशीला का आरोप है कि रेड्डी अपनी मर्जी से पार्टी को चला रहे हैं और दूसरे कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। सुशीला ने अपना गुस्सा उतारना तब शुरू किया जब स्वतंत्रता दिवस समारोह खत्म हो गया। बाकायदा झंडारोहण में शामिल होने और तिरंगे को सलामी देने के बाद सुशीला ने चप्पल उठाई और जिला अध्यक्ष पर बरसाना शुरू कर दिया। 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में रिसेप्शन पार्टी दी। इस खास पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई वीवीआईपी मौजूद थे, लेकिन हर किसी की नजर पीएम मोदी पर थी। जलपान के दौरान शान दिख रहे पीएम मोदी ने सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां पर मौजूद सभी मेहमानों से खुलकर मुलाकात की। मोदी ने हाथ जोड़कर वहां आए लोगों की बधाई स्वीकार भी की। इस दौरान कई लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उत्सुक नजर आए। कार्यक्रम में सोनिया गांधी राजनाथ सिंह के बगल में बैठी और उनसे बातें करती भी नजर आई। आडवाणी के आने पर सोनिया गांधी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। हालांकि मोदी सोनिया के ठीक सामने वाली कतार में बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच बधाई का आदान प्रदान नहीं दिखा। बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जीत का क्रेडिट मोदी को नहीं दिया। आडवाणी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत का सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा है। आडवाणी ने कहा, अगर विपक्ष ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं की होती तो इस तरह के नतीजे नहीं आए होते।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 दिवसीय दौरे पर सिंगापुर पहुंची हैं। सुषमा स्वराज के एजेंडे में स्मार्ट सिटी परियोजना को प्राथमिकता दी गई है। सुषमा सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन और विदेश मंत्री के साथ साथ कई और नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी वीरेंद्र सिंह आज औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जींद में होने वाली बीजेपी की रैली में इसका ऐलान हो सकता है। सूत्रों से खबर है कि अमित शाह की मौजूदगी में कांग्रेस के कई विधायक और पूर्व मंत्री बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई करारी हार के लिए बनी एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी गई है। एंटनी ने कहा कि हार के लिए सोनिया राहुल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आगे की पार्टी का नेतृत्व इन्हें ही करना चाहिए। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में कांग्रेस की हार के लिए कॉर्पोरेट्स को जिम्मेदार बताया गया। 2G और कोयला घोटाले में नाम आने से उद्योगपति नाराज थे। उन्हें मनमोहन और सोनिया से मदद की उम्मीद थी, जो नहीं मिली तो कॉर्पोरेट्स ने बीजेपी को चुनाव में फंडिंग कर दी। एंटनी की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस की हार की एक वजह बड़े नेताओं की बदजुबानी भी रही। मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी, जिससे बूथ स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नदारद रहे। यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता भी सक्रिय नहीं थे। एक एंटनी की अगुवाई में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पार्टी की चुनाव की प्लानिंग सही नहीं थी और चुनावी फंड भी कम था। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर सही से गठबंधन हुआ होता तो कांग्रेस हारती नहीं। रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि कांग्रेस रामविलास पासवान को गठबंधन में नहीं रख सकी। लालू से आखिरी समय में तालमेल हुआ, ममता बनर्जी को साथ ले सकते थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिस डीएमके के चलते कांग्रेस पर 2G घोटाले के दाग लगे, उसी डीएमके ने चुनाव से पहले साथ छोड़ दिया। एंटनी कमेटी का मानना था कि तेलंगाना में TRS से तालमेल हो सकता था। एंटनी कमेटी का मानना है कि खाद्य सुरक्षा कानून देरी से बना, जिसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भूमि सुधार कानून का ठीक से पार्टी प्रचार नहीं कर पाई। कांग्रेस की हार का पोस्टमार्टम करने के बाद एंटनी कमेटी ने कई सलाह भी दी। कांग्रेस नेताओं को जनता से सीधे जुड़ने और कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने के लिए कहा गया है कि भूमि सुधार कानून का ठीक से पार्टी प्रचार नहीं कर पाई। कांग्रेस की हार का पोस्टमार्टम करने के बाद एंटनी कमेटी ने कई सलाह भी दी। कांग्रेस नेताओं को जनता से सीधे जुड़ने और कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने के लिए कहा गया। एंटनी कमेटी ने बड़बोले नेताओं की बेवजह की बयानबाजी पर लगाम लगाने की सलाह भी दी है। पार्टी लाइन से बाहर बोलने वालों पर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। एंटनी कमेटी ने कांग्रेस को यह भी सलाह दी कि गठबंधन पर समय रहते फैसला किया जाए। चुनाव से 1 साल पहले स्क्रीनिंग कमेटी बनाने की सिफारिश की गई। साथ ही प्रत्याशियों का चयन चुनाव से 3 महीने पहले करने की सलाह दी गई।